गौतम अडानी की सफलता की कहानी को फिल्मी डायलॉग के आईने में पढ़ा जाए तो 3 डायलॉग जरूर याद आते हैं। पहला, रईस फिल्म का डायलॉग कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा धर्म कोई नहीं होता। दूसरा डायलॉग बाजीगर फिल्म का डायलॉग है, जहां शाहरुख के कहते हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और तीसरा डायलॉग बर्फी फिल्म का है कि लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क होता है कभी ना रिस्क लेना। गौतम अडानी की पूरी जिंदगी इन तीनों डायलॉग्स के इर्द गिर्द सिमटी दिखती है, जहां उन्होंने आपदा में अवसर तलाशे, मौके पर चौका मारा और अपनी किस्मत बदल डाली। अम्मी जान कहती थी, खान ने पर्दे पर बोला था। गौतम अडानी का भी इस कहावत में यकीन है। संयोग देखिए कि 1985 में अहमदाबाद निकाय की 5 सीटों पर अब्दुल लतीफ ने खौफ के दम पर जीत हासिल की थी और 1985 में ही गौतम अडानी ने अपनी अक्ल से बड़ा कारोबारी ब्रेक हासिल किया था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने इंपोर्ट पॉलिसी में छूट देने की शुरुआत की और इस अवसर को गौतम अडानी ने लपक लिया। I can divide it into 4 phases. Many will be surprised to know that it all began during the tenure of Sri Rajiv Gandhi as the Prime Minister, when he first liberalized the Exim policy, and for the first time several items were brought in the open general license list. उन्नीस सौ 1991 में देश ने उदारीकरण की राह पर कदम रखा। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने उदारीकरण की शुरुआत कर नीतियों को और लचीला बनाया। गौतम अडानी ने फिर मौके पर चौका मारा। The second big push I got was in 1991, when the duo of Prime Minister Narsee Rao ji and the Finance Minister Dr. Manmohan Singh ji initiated sweeping economic reforms. Just like many other entrepreneurs, I too was a beneficiary of those reforms. लेकिन सही मायने में गौतम अडानी के कारोबारी साम्राज्य बनने की शुरुआत हुई 1995 में, जब उनकी कंपनी को मुंद्रा पोर्ट के संचालन का जिम्मा मिला। हालांकि इसकी कहानी थोड़ी और पहले से शुरू होती है। दरअसल मुंद्रा पोर्ट के पास 1991-92 में चिमन भाई पटेल सरकार ने 3000 एकड़ तटीय भूमि कारगिल नाम की कंपनी और अडानी को नमक उत्पादन के लिए दी थी। लेकिन तब प्रख्यात समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीस और अन्य लोगों के विरोध के बाद कारगिल कंपनी के पीछे हटने से ये योजना विफल हो गई। उदारीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। कारोबार को आसान बनाने के लिए गुजरात सरकार ने निजी कंपनियों को बंदरगाह आवंटित करने का फैसला किया। इसमें 10 बंदरगाहों की प्रारंभिक सूची तैयार की गई थी, जिसमें एक मुंद्रा भी था। जब हम मुंद्रा पोर्ट में जब डेवलपमेंट के लिए गुजरात सरकार ने, वो टाइम पे चिमन भाई पटेल हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि मिस्टर अडानी, आपको पोर्ट डेवलपमेंट का काम देखना है तो आप कच्छ के अंदर आप देखिए। तो पहला हमको डायरेक्शन गुजरात गवर्नमेंट में जब चिमन भाई पटेल थे तब हम वहां गए थे। वो टाइम पे पोर्ट डेवलपमेंट के लिए हमको 10 पैसे में जमीन दिया था। वो जमीन क्या थी? वो जमीन थी, पूरा बैरन लैंड था, वेस्ट लैंड था, इंटरटाइडल जोन के वहां कुछ था नहीं, इवन अनसर्वेड लैंड था। गौतम अडानी कभी पोर्ट पर अपने माल की लोडिंग और अनलोडिंग में लगने वाले समय से बहुत खफा रहा करते थे, क्योंकि इस वजह से उन्हें हर साल 10 से 12 करोड़ का नुकसान होता था। यूं तो गौतम अडानी स्कूल में थे, तब उन्हें एक बार कांदला पोर्ट दिखाने ले जाया गया था। वो उस बड़े पोर्ट को देखकर हैरान थे और तब से पोर्ट के बिजनेस में कुछ करना चाहते थे। मुंद्रा पोर्ट के जरिए मौका मिला तो उन्होंने झंडे गाड़ दिए।
ये पोर्ट आज देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट बन चुका है। आज मुंद्रा पोर्ट के पास 2 दर्जन से ज्यादा वेयर हाउस है। इस पोर्ट के पास आज अपनी रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, पाइपलाइन और सड़क मार्ग है। मुंद्रा पोर्ट पर हर साल 10 करोड़ टन माल उतरता है। यहाँ की एडवांस और सिस्टमेटिक टेक्निक इसे दूसरे बंदरगाहों से अलग बनाती है। पिछले साल जनवरी में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट ने उस समय इतिहास रच दिया जब दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट एपीएल रेफल्स ने इसी पोर्ट पर लंगर डाला था। आज अडानी के पास कई पोर्ट है, लेकिन मुंद्रा पोर्ट के मिलने से पहले अडानी की कहानी में एक सक्सेस चैप्टर और लिखा गया था। जब 1994 में वो अपनी कंपनी का आईपीओ लाए। अडानी एक्सपोर्ट्स का आईपीओ 14 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा गया। दरअसल अडानी एक्सपोर्ट के आईपीओ और फिर मुंद्रा पोर्ट की कामयाबी के बाद गौतम अडानी ने सफलता की नई दास्तान लिखी। वो लगातार अपनी कंपनियों का विस्तार करते रहे और हर सरकार के दौर में उन्हें नए मौके मिलते रहे। प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? गौतम अडानी बहुत ज्यादा फिल्में नहीं देखते, लेकिन फिल्मी डायलॉग को आत्मसात करते हैं और इसीलिए बीते महीने जब वो बनासकांठा के पालमपुर में विद्या मंदिर ट्रस्ट के 75 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने अपने कारोबारी साम्राज्य के बारे में फिल्म के डायलॉग की तरह ही बताया। Is our adoption of these principles that has led to the outcome of the Adani Group being able to continue its journey of hyper growth, and today we are the world's largest solar power company. We will be the world's largest renewable company by 2030. We are the largest airport operator in India with a 25% of passengers traffic and a 40% of air cargo. We are the largest ports and logistics company in India with a 30% of our national market share. इस लिस्ट में हाल में एनडीटीवी चैनल का नाम भी जुड़ा है। गौतम अडानी को नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है, लेकिन वो मोदी की नजदीकियों से लाभ मिलने की बात को खारिज करते हैं। Mr. Modi and myself both are coming from state of Gujarat, and that makes me the easy target of such baseless allegations. गौतम अडानी के नरेंद्र मोदी से खास संबंधों के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन सच यही है कि अडानी का कारोबार उन राज्यों में भी फल फूल रहा है जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं। गौतम अडानी अब ऐसे कारोबारी हैं जिनके निवेश की हर राज्य को जरूरत है। आज तक ब्यूरो।